युद्ध को कौन खींच रहा है? ट्रंप और नेतन्याहू इसको खींच रहे हैं या ईरान खींच? ईरान चाहता है कि युद्ध कंटिन्यू। ये लड़ाई को शुरू हुई है, अमेरिका ने देखा कि चाइना ने क्रिटिकल मिनरल पे बम मरोड़ी, तब अमेरिका ने सोचा कि चाइना की बात काम मरोड़नी। इसका मतलब वेनेजुएला में डिफेंस सिस्टम काम किया ना ईरान में जो जज्बा है वो मानना पड़ेगा लड़ने का। इस्लामिक देशों में गजब का जज्बा होता लड़ने का, मतलब कुछ भी हो जाए वो लड़ते रहते हैं। 57 में से एक भी मुस्लिम देश ने कोविड वैक्सीन के फर्स्ट स्टेज का भी ट्रायल नहीं किया, मगर सब एटम बम बनाने में लगे हुए हैं। सवाल ये कि जय फिलिस्तीन का बैग तो प्रियंका जी उठा लेती है, जय यूक्रेन का बैग भी उठा ले, जय अफगानिस्तान का भी बैग उठा ले, हम भी बच्चे मर रहे हैं। फिलिस्तीन की क्यों? जैसा कि ईरान अभी न्यूक्लियर पावर नहीं है, उसको बनने नहीं दिया जा रहा है, तो उसने मिडिल ईस्ट की पूरी फील्डिंग सेट करके रखी है। अगर उसको बनने दिया जाएगा तो फिर क्या होगा? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द प्राइम टाइम डिबेट में। जब से दुनिया में यूएस, ईरान और इसराइल के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ है, तब से भारत में इंडिया गठबंधन की बेचैनी दिन दोगुनी व रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। इंडिया गठबंधन इस युद्ध की आपदा के समय में अपने लिए सत्ता के गलियारों में सत्ता की चाबी ढूंढ रहा है। वो चाहता है बेतरकीब मुद्दों से जनता को भड़काया जाए, जिससे भारत की सरकार अस्थिर हो जाए। बिन सर पैर के मुद्दे उठाना इंडिया गठबंधन का एक जन्मसिद्ध अधिकार है। इस डिबेट में हम देखेंगे कि किस तरह से इंडिया गठबंधन ने बिना सर पैर के मुद्दे उठाकर भारत की इस ग्रोथ रेट पर क्वेश्चन उठाए। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी ने न सिर्फ इंडिया गठबंधन के सभी मुद्दों को एक्सपोज किया, बल्कि इंडिया गठबंधन की ख्वाहिशों की भी हवा निकाल दी। तो चलिए देखते हैं इस डिबेट को। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आशुतोष जी, आपके पास अब आते हैं कि अगर भारत के नजरिए से देखें, क्योंकि अब मैं चाहती हूं कि भारत के अंदर दोनों राजनीतिक पार्टियों ने भाई चर्चा कर ली स्थिति पर, युद्ध को कौन खींच रहा है आपकी नजर में? अगर इसका विश्लेषण करें, युद्ध जो की स्थिति बनी हुई है, ट्रंप और नेतन्याहू इसको खींच रहे हैं या ईरान खींच रहा है? कभी वो 15 सूत्री कार्यक्रम लेकर आते, कहते हैं वो बातचीत अच्छी चल रही है, युद्ध खत्म हो रहा है, फिर कुछ और हो जाता है। सवाल क्या है? सवाल इस बात को लेकर यह कि दरअसल आज की तारीख में ईरान चाहता है कि युद्ध कंटिन्यू करे, ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध फौरन बंद हो। क्यों? क्योंकि ईरान समझ गया है कि ट्रंप अगर इसी तरीके से युद्ध में फंसे रहेंगे तो उनकी राजनीतिक मृत्यु भी हो सकती है, उनका राजनीतिक करियर खत्म भी हो सकता है। और एक जानकारी मैं आपको दे दूं, क्यों यह बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि आज की तारीख में अमेरिका के अंदर 4 में से सिर्फ एक आदमी युद्ध के पक्ष में हो, 26%, सिर्फ एक। उनकी अप्रूवल रेटिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोएस्ट है, 37%, वर्स देन जो बाइडन। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी परसों चुनाव हुआ है पाम बीच डिस्ट्रिक्ट में, जो दरअसल जहां पे ट्रंप का अपना घर है मार-अ-लागो, वहां पर रिपब्लिकन चुनाव हार गए हैं और डेमोक्रेट चुनाव जीत गए हैं। और पिछले एक साल में रिपब्लिकन स्टेट एंड बैटल ग्राउंड स्टेट में 29 चुनाव हुए हैं और 29 के 29 चुनाव ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी हारी है। और अगर यही स्थिति बनी रही तो मिड टर्म इलेक्शन भी सेनेट और कांग्रेस का ट्रंप हारेंगे। दूसरी बात क्या है कि अगर आज आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखिए, मिडिल ईस्ट के देशों में ट्रंप को लेके एक संशय पैदा हो गया कि आपने हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात की थी और आज हम पे जब हमला हो रहा था आप कहीं नहीं थे। नाटो कंट्रीज बुरी तरीके से इस वक्त ट्रंप को लेकर नाराज है कि तुम्हारी आपकी वजह से पूरा क्राइसिस हो रही है। तो जो ईरानियन पॉलिटिक्स है, ईरानियन रणनीति है, वो सर्वाइव एंड एग्जॉस्ट की है कि हम तो मर रहे हैं, हम सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई को इतना आगे बढ़ा दो, इतना आगे बढ़ा दो कि अमेरिकन के लिए वहां से निकलना मुश्किल हो जाए और एग्जॉस्ट होकर अंत में वो संगीत रानी। Not bad, not bad. Now you. देखिए, आप लोग लॉजिकल समझिए, ये लड़ाई क्यों शुरू हुई है? अमेरिका ने देखा कि चाइना ने क्रिटिकल मिनरल पे बाह मरोड़ी, तब अमेरिका ने सोचा कि चाइना की बाह कहां मरोड़नी है। दो जगह से उसकी ऑयल सप्लाई आती थी, वेनेजुएला और ईरान, दोनों जगह अटैक हुआ। मैं एक लॉजिकल बात कहता हूं, अगर सबसे ज्यादा वहां से आ रहा था तो क्या वेनेजुएला और ईरान में कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होना चाहिए ना? जबकि लड़ाई की आशंका तो इतने साल से थी। अगर वो सिस्टम होगा तो अमेरिकन तो नहीं हो सकता था, तो 99.99% चाइनीज डिफेंस सिस्टम होगा। इसका मतलब ना वेनेजुएला में डिफेंस सिस्टम काम किया ना ईरान में, यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिख रहा है कि तीनों जगह पे चाइनीज डिफेंस सिस्टम काम नहीं किया, पर कोई मीडिया में न्यूज नहीं है। अच्छा, बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूं, मैं समित पात्रा से गुजारिश करता हूं। सबने वीडियो देखा, देखिए ईरान में जो जज्बा है वो मानना पड़ेगा लड़ने का। आपने वो वीडियो भी देखा होगा कि मिसाइल्स के पास बैठ के ईरान के सैनिक नमाज भी पढ़ रहे हैं और रिलीजियस सेरेमनी भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं इससे हम लड़ेंगे, ठीक है। मगर जब रफाल के ऊपर रक्षा मंत्री जी ने स्वास्तिक बनाया था तो ये लोग चौंक 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 के बोले थे कि ये अंधविश्वास है, मगर किसी के मुंह से नहीं निकल रहा अंधविश्वास है। अब वहां कह रहे जज्बा देखा, उसका जज्बा। और एक बात मानना पड़ूंगा, देखिए इस्लामिक देशों में गजब का जज्बा होता लड़ने का, मतलब कुछ भी हो जाए वो लड़ते रहते हैं। इराक बर्बाद हो गया, लड़ते रहेंगे, सीरिया लड़ते रहेंगे, यमन लड़ते रहेंगे, लीबिया लड़ते रहेंगे, अफगानिस्तान लड़ते रहेंगे। भाई साहब, ये तो मैं मानना पड़ेगा, तुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, कुछ भी हो जाएगा। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं।
दीजिए, इसका वो जवाब दे दो जिसका आप जवाब दीजिए। मतलब ये वो कौन सी लड़ाई जो आपको बर्बादी की तरफ ले जाए? आप खुद ही कह रहे हैं कि बड़ा बुरा हाल है। जाहिरी तौर पे जब भी कोई लड़ाई होती है, जंग का किसी को सपोर्ट नहीं और जंग का समाधान और रोकना जरूरी है। हाँ। लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि हमारी लड़ाई किसके मुकाबले में हो रही है। मुमकिन है कि वो लड़ाई हमें 90 साल के बाद फायदेमंद हो। वाला जी आज पर आइए ना, आज पर आइए। शांति दूत है। अरे सुनिए, आज की ही इजराइल बात हमले कर कर रहा रहा हूं, है, आज की ही बात अमेरिका कर रहा हूं, हमले कर रहा है, लेकिन मुझे आप ये उन पर बताना- हमला कीजिए ना, बिल्कुल। खाड़ी के देशों पे क्यों कर ईरान ने अब तक के जितनी जगहों पर हमला किया है वो सब के सब अमेरिकन बेस हैं और साथ साथ में जब अमेरिकन बेस के अंदर कल की न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट है कि 13 बेसेस जो ईरान ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिए, यूएई, बहरीन, कतर और एक कंट्री है कतर के अलावा, वहां पर जब उन्होंने कुवैत में जब उन्होंने बर्बाद किया तो 40,000 से ज्यादा जो उनके वहां पे अफसर और फौजी थे वो फौजी अलग अलग होटल्स या सिविलियन एरिया में जाकर रहने होटल पे लगे। हमला कर देंगे? तो उस जगह पर हमला किया गया। पहले ये अलर्ट दिया गया है कि अगर वहां पर लोग हैं तो उस होटल में लोगों को इनको आने ना दिया जाए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। कौन सा अलर्ट? देखिए एक बात ईरान इनकी की सही है। एडवाइजरी और अलर्ट दोनों ईरान का मौजूद है। देखिए एक बात इनकी सही है, सिविलियन टारगेट ऐसा पे तो ईरान भी दावा नहीं कर रहा है। देखिए कि उसने ऐसा सिविलियन अलर्ट जारी टारगेट्स किया पे है। हमले नहीं होने चाहिए, मगर आप प्रतिक्रिया का अंतर देखिए। अगर ईरान में स्कूल पे हमला हुआ, गलत था, दर्द होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, अफगानिस्तान में 400 विकलांग बच्चे मार दिए गए पाकिस्तान के द्वारा बॉम्बार्डिंग करके, तब कुछ नहीं बोला। ये सोनिया गांधी जी का स्टेटमेंट है, ना अखबारों में लिखा हुआ आर्टिकल है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक गंभीर बात है, इसको इंटरनल पॉलिटिक्स मत देखिए। नहीं कोई जितने पर्स मुस्लिम लेकर के देश हैं, संसद एक गया। मिनट सर, जितने मुस्लिम देश हैं 57 में से एक भी मुस्लिम देश ने कोविड वैक्सीन के फर्स्ट स्टेज का भी ट्रायल नहीं किया, मगर सब आइटम बम बनाने में लगे हुए हैं। कोविड वैक्सीन सबको आ गया। आइटम बम चाहिए, इराक को चाहिए, कोविड वैक्सीन सीरिया आ को गया। चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए, कोविड ईरान को वैक्सीन आ चाहिए। गया। आखिर ये जहनियत क्या है? और मैं बताना चाहता हूं, हमने जब होश संभाला, ये इस्लामिक वर्ल्ड की आपसी लड़ाई है। 80 के दशक में हमने होश संभाला, 9 साल तक ईरान इराक लड़ते रहे। वो कौन था? वो अमेरिका लड़ा रहा था क्या? और 1981 में इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर इजराइल ने तबाह कर दिया था, बगैर अमेरिका को बताए। 2007 में सीरिया का रिएक्टर इजराइल ने तबाह कर दिया था। आज आप कल्पना करिए, इराक का सीरिया के पास एटम बम होता, ISIS के पास एटम बम होता, तो तेल के नहीं जान के लाले पड़े होते। बात तो सही है। सवाल ये कि जय फिलिस्तीन का बैग तो प्रियंका जी उठा लेती है, जय यूक्रेन का बैग भी उठा ले, जय अफगानिस्तान का भी बैग उठा ले, यहाँ भी तो बच्चे मर रहे हैं। फिलिस्तीन की क्यों सुनते हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये भारत सबका है और पूरा देश 140 करोड़ जनता उसके साथ है। राफेल का हमने क्यों विरोध किया था, आपको मैं थोड़ा बता दूं कि F-35 नहीं, मैं बता रहा हूं, सुनिए, F-35 जो सबसे एडवांस जो F-35 जो है उसके दाम 900 करोड़ है, राफेल का अपना 1600 करोड़ है। बात उसकी है। एनीवे एक बात करूं, यहाँ पर चीजें F-35 किस देश का है? अमेरिका का है। तो फिर अमेरिका से खरीदने की बात कर रहे थे। खत्म। वाजपेयी जी की बात सुन लीजिए, बोलने के लिए वाणी चाहिए लेकिन चुप रहने के लिए वाणी और विवेक दोनों चाहिए। एक बात जो सबसे सुनिए ना सर, महत्वपूर्ण है, बच्चे तो यूक्रेन में भी मर रहे हैं, बच्चे अफगानिस्तान में भी मर निश्चित रहे रूप से हैं, दोनों जगह इसलिए युद्ध हो रहा है। जय फिलिस्तीन मैंने का कहा बैग ले लेते कि हैं। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, युद्ध अपने आप एक समस्या है। मैं ये जानना चाहता था कि चलिए जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय घटना थी, पूरी दुनिया ने इसको कंडेम किया, लेकिन क्या उसके बदले में आप गजा के 72,246 लोगों का कत्ल करेंगे, मासूम बच्चों का कत्ल करेंगे, महिलाओं का कत्ल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको डिफेंड करेंगे उसको, निंदा नहीं करेंगे उसको। इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है, इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। आज आप जाके उससे मिलते हैं। एक तो सुखदेव भगत जी की इस बात को मैं समर्थन करता हूं, जो अटल जी ने कहा था, बोलने के लिए बुद्धि की आवश्यकता, चुप रहने के लिए विवेक, वाणी, और चुप रहने के लिए विवेक, और इसलिए और उस विवेक की इनके नेता को बहुत आवश्यकता। और विवेक कहां से निकलता है मैं बताता हूं। कहा जाता है बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं मिलेगा, सत्संग के बगैर विवेक। एसएम कृष्णा भारत के फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वीडियो अवेलेबल है, और हिलरी क्लिंटन अमेरिका की फॉरेन मिनिस्टर। एसएम कृष्णा यूं बैठे हैं और हिलरी क्लिंटन बोल रही है, नाउ इंडिया हैज डिसाइडेड दैट दे विल नॉट परचेज ऑयल फ्रॉम ईरान। आइए 2006 इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA में भारत ने ईरान के खिलाफ वोट कर दिया और ईरान भौचक्का, क्यों? अमेरिका से न्यूक्लियर डील करनी थी। अब आइए साहब, नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ, जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उसमें लिखा अमेरिका के कहने पे मुझे हटाया गया विदेश से। सर मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप कुछ देर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं की वजह से। तो जैसा कि ईरान अभी न्यूक्लियर पावर नहीं है, उसको बनने नहीं दिया जा रहा है, तो उसने मिडिल ईस्ट की पूरी फील्डिंग सेट करके रखी है, अगर उसको बनने दिया जाएगा तो फिर क्या होगा? आपसे शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं न्यूक्लियर वाले के ऊपर जवाब देना चाहूं। जो कंट्री भी 60% इन्वेस्टमेंट कर सकती हो न्यूक्लियर का, उसके लिए 90% तक के पहुंचना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर का फतवा है और एक बार से ज्यादा वो बता चुके हैं और कह चुके हैं कि अगर हम बनना चाहते तो दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती थी, लेकिन हमारे सिद्धांत हमको इस बात की इजाजत नहीं देते हैं कि हमें न्यूक्लियर बम की जरूरत है। ईरान के पास ये 60% की भी जो टेक्नोलॉजी है उस जमाने में आई है कि जब दुनिया ने चारों तरफ से इसको सैंक्शन में घेर कर रखा था, तो इस हिसाब से ईरान बनना नहीं चाहता है और उसने ये लाइन अपने लिए डिफाइन कर रखा है कि नहीं बनना। इसलिए मैं सुधांशु जी को भी कहूंगा कि ईरान वो कंट्री नहीं है कि जिसने कभी न्यूक्लियर के लिए बम बनाने की कोशिश भी किया हो। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। 60% किस लिए प्यूरिफाई किया था? ये बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेडिकल में यूज होता है, इलेक्ट्रिक में यूज होता है, दूसरे बहुत सारे काम। समझ में आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है ना कि मेडिकल में यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, सारी दुनिया के देश यही कहते हैं। This is business. दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सोशल मीडिया पे इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए द प्राइम टाइम डिबेट को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।